नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे, परिवार के सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कल हमने उपसर्ग पढ़े थे, 9 उपसर्ग पढ़े थे, उनके सबके अर्थ पढ़े थे, उनके उदाहरण पढ़े थे। एक बार उन पूरे 9 उपसर्गों का अर्थ और उदाहरण, सिर्फ एक एक उदाहरण देखते हैं, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। प्रउपसर्ग, इस उपसर्ग का प्रयोग सामान्यतः अधिक अर्थ में किया जाता है, जैसे प्राध्यापकः। परा, इस उपसर्ग का प्रयोग प्रायः विपरीत अर्थ में किया जाता है, जैसे पराजयः। अप, यह उपसर्ग बुरे, अनुचित, हीन आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे अप प्लस मानः अर्थात अपमानः। सम उपसर्ग, यह उपसर्ग अच्छे, सहित, संयोग आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे सम प्लस गति ही बराबर संगति ही। अनुपसर्ग, इस उपसर्ग का प्रयोग पीछे, साथ आदि अर्थों में होता है, जैसे अनु प्लस वादः। छठा, अब इस उपसर्ग का प्रयोग बुरे, दूर, नीचे आदि अर्थों में होता है, जैसे अव प्लस काश है अर्थात बराबर अवकाश है। निस, यह उपसर्ग बिना, रहित, बाहर आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे निस प्लस काम है अर्थात बराबर निष्कामः। निर, इस उपसर्ग का प्रयोग भी बिना, रहित आदि अर्थों में ही होता है, जैसे निर प्लस बलः बराबर निर्बलः। दुस, यह उपसर्ग बुरे अथवा कठिन आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे दुस प्लस करः बराबर दुष्करः। दुर, यह उपसर्ग भी बुरे एवं कठिन आदि अर्थों में ही प्रयुक्त होता है। ऊपर जो पढ़ा था हमने दुस, दुस का भी र में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे दुष्कर्म हो गया, दुस का अर्थ भी बुरे और कठिन होता है, और दुर का अर्थ भी बुरे और कठिन होता है। इसका जो स होता है, इसको हम परिवर्तन कर देते हैं, ये दंत्य स है, इसको यहाँ पे परिवर्तन किया हमने मूर्धन्य श में, यहाँ भी परिवर्तन किया हमने मूर्धन्य श में, क्योंकि क का प्रयोग है। यहाँ पे हमने प्रयोग किया इसका तालव्य श का, यहाँ प्रयोग किया हमने दंत्य स का। अब मैं आपको इसका बताऊंगी कैसे प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा कि कहीं तो मैम ने ये जो स है इसका प्रयोग आपने मूर्धन्य श में कर दिया, कहीं तालव्य श में कर दिया, कहीं दंत्य स में कर दिया। मन में आ रहा होगा ना, तो इसके पीछे एक रीजन है। जब आप संधि पढ़ेंगे ना, विसर्ग संधि, तब हमारे पास बिल्कुल फैक्ट रीजन आएगा। तब हम आपको नियम लिखाएंगे कि यदि स के बाद में श आता है तो वही श, यानी दंत्य स के आगे तालव्य श आता है तो इस स को भी तालव्य श में परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर इस श के स्थान पे यदि मूर्धन्य श आता तो इस दंत्य स को मूर्धन्य श में परिवर्तन करते हैं। यहाँ पे दंत्य स है, साहस में क्या है दंत्य स, इसलिए इस दंत्य स को दंत्य स में ही रहने दिया, ठीक है। उसके अलावा यदि जैसे ईचु यशानाम तालु, च वर्ग का कोई वर्ण आता तो तालव्य श में परिवर्तन होता। ऋतु शाणा मूर्ध्य, यदि ट वर्ग होता तो इस दंत्य श को मूर्धन्य श में परिवर्तन करते, और यदि तथा तथा नाम आता तो उसको तालव्य श में दंत्य श में परिवर्तन करते। नहीं समझ में आया क्या दंत्य श मूर्धन्य श नहीं आया, दोबारा से बताएं। वो एक्चुअली में संधि जब पढ़ोगे ना तब ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर भी समझा देते हैं। अब आपको तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श, देखो यह है मूर्धन्य श षटकोण, तालव्य श शलजम और दंत्य श स्लेट। अब आपको स्लेट, शलजम और षटकोण से समझा देते हैं पर, है ना, उससे समझाई चुके हैं। देखो यदि इस स से स्लेट के बाद में, स के बाद में
शलजम आता है, स्लेट के बाद में शलजम आता है, तो इस स्लेट को भी शलजम में परिवर्तन कर देते हैं। फिर ये स्लेट दिखाई दे रही है, इसके बाद में स्लेट के बाद में यदि स्लेट आता है तो इस स को भी स्लेट में परिवर्तन कर देंगे। लेकिन यहां यदि क्या आता च, तो इस स को परिवर्तन करते शलजम में। यदि यहां पे ट आता तो इसको परिवर्तन करते आप षटकोण में। यहां पे यदि त आता, यहां पे मान लो ताहस होता, तो इस स को स में ही रहने देते, क्योंकि दंत्य से ही बनता। इस प्रकार से कुछ संधि के नियम होते हैं, वो आपको संधि के अंतर्गत हम बताएंगे। चलिए, इस उपसर्ग का प्रयोग भी बुरे या कठिन अर्थों में किया जाता है, जैसे दुर प्लस बलह अर्थात दुर्बलह, दुर प्लस भाग्य है दुर्भाग्य, भाग्य नहीं तो अच्छा, दुर्भाग्य यानी बुरा भाग्य, कठिन भाग्य। दुर्जनः कठिन लोग या बुरे लोग, बुरे लोग ही होगा इसका, कठिन लोग नहीं होते। दुर्दशा बुरी दशा, दुर्घटना बुरी घटना। दुर्गमः जहां पे चलना कठिन हो, दुर्गम सुगम यानी तो जहां पे चलना आसान हो, और दुर्गम यानी जहां पे चलना कठिन हो। तो दुर प्लस बलः बराबर दुर्बलः, दुर प्लस भाग्यः बराबर दुर्भाग्यः, दुर प्लस जनः बराबर दुर्जनः, दुर प्लस दशः बराबर दुर्दशः, दुर प्लस घटना बराबर दुर्घटना, और दुर प्लस गमः बराबर दुर्गमः। दुर प्लस बलः बराबर दुर्बलः, दुर प्लस भाग्यः बराबर दुर्भाग्यः, दुर प्लस जनः बराबर दुर्जनः, दुर प्लस दशा बराबर दुर्दशः, दुर प्लस घटना बराबर दुर्घटना, और दुर प्लस गमः बराबर दुर्गमः। वी, यह उपसर्ग विशेषता एवं भिन्नता आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे वी प्लस पक्ष, विशेषता या भिन्नता में। पक्ष यानी तो जो आपकी साइड में हो, और विपक्ष यानी जो आपकी साइड में नहीं हो। ठीक है ना। से पार्टी होती है, अभी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पार्टी चल रही है कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में कौन है? भाजपा पार्टी। उसके विपरीत जो कार्य करेगी, उसके विपरीत जो चलेगी, उसके सामने जो खड़ी है वो है विपक्ष। पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष। क्लियर हो गया। तो विपक्ष यानी जो उससे भिन्न है, जो उससे अलग है। ठीक है। इसी प्रकार बनेगा वी प्लस जयः बराबर विजयः, वी प्लस शुद्धः बराबर विशुद्धः, वी प्लस देशः बराबर विदेशः, वी प्लस योगः बराबर वियोगः, वी प्लस क्रयः बराबर विक्रयः। ठीक है। वापिस बोलते हैं, वी प्लस पक्षः बराबर विपक्षः, वी प्लस जयः बराबर विजयः, वी प्लस शुद्धः बराबर विशुद्धः, वी प्लस देशः बराबर विदेशः, वी प्लस योगः बराबर वियोगः, वी प्लस क्रयः बराबर विक्रयः। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए, आंग, आ प्लस आ, यह उपसर्ग पर्यंत, पर्यंत यानी लगातार, पर्यंत यानी लगातार, यह उपसर्ग पर्यंत तक आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे आमरण, मरण यानी मृत्यु, आ यानी पर्यंत, मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु तक लगातार। उपसर्ग पर्यंत तक आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। आ प्लस मरण बराबर आमरणम, अर्थात मृत्यु तक। आ प्लस चारः बराबर आचारः, आ प्लस जन्म बराबर आजन्म, आ प्लस रामः बराबर आरामः, आ प्लस हारः बराबर आहारः, आ प्लस जीवनम बराबर आजीवनम, आ प्लस मरणम बराबर आमरणम, आ प्लस चारः बराबर आचारः, आ प्लस जन्म बराबर आजन्म, आ प्लस रामः बराबर आरामः, और आ प्लस हारः बराबर आरः, तथा आ प्लस जीवनम बराबर
बराबर आजीवनम। मृत्यु पर्यंत, आपका जो व्यवहार है पर्यंत, आजन्म यानी जन्म से, आराम है यानी आराम तक, लगातार आराम तक, आहार यानी आहार करने तक, आजीवनम यानी जीवन तक। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। नी, इस उपसर्ग का प्रयोग नीचे, ऊपर, भीतर एवं निषेध आदि अर्थों में होता है। नी, इस उपसर्ग का प्रयोग नीचे, ऊपर, भीतर तथा निषेध आदि अर्थों में होता है। जैसे नी प्लस कास है, निकास है, यानी बाहर की ओर। लिखा हुआ होता है ना, आप जब मॉल वगैरह में जाएंगे तो जो निकलने वाला गेट होता है, मतलब बाहर, मॉल से बाहर निकलने वाला जो गेट होता है, उसके बाहर लिखा होता है निकास है, एग्जिट। निकास है यानी बाहर की ओर जाना। ठीक है? नीदानम, नी प्लस योग है बराबर नी योग, नी प्लस वास है बराबर नी वास है। तो इस उपसर्ग का प्रयोग नीचे, ऊपर, भीतर एवं निषेध आदि अर्थों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अधि, इस उपसर्ग का प्रयोग श्रेष्ठ अथवा ऊपर आदि अर्थों में होता है। अधि, इस उपसर्ग का प्रयोग श्रेष्ठ तथा ऊपर आदि अर्थों में प्रयोग होता है। अधिकार है यानी किसी के ऊपर अपना अधिकार कर लेना, किसी के ऊपर अपना अधिकार बना लेना। ठीक है? अधिवक्ता, श्रेष्ठ बोलने वाला, बोलते हैं बड़ा अधिवक्ता है, यानी बहुत अच्छा बोलता है, बहुत सुंदर बोलता है, श्रेष्ठ, ठीक है ना, सबसे अच्छा बोलता है। अधिवक्ता। अधिपति ही, किसी पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लेना, यानी उसके ऊपर अधिकार कर लेना, अधिपति ही। ठीक है? किसी के ऊपर अधिकार कर लेना क्या कहलाता है? अधिपति ही। अग्रे चलामः अति, यह उपसर्ग अधिक एवं उल्लंघन आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। यह उपसर्ग अधिक एवं उल्लंघन आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे अति प्लस अंतः, अति प्लस अंतः बराबर अत्यंतः, अति प्लस अंतः बराबर अत्यंतः, अति प्लस वादः बराबर अतिवादः, अति प्लस अधिकः बराबर अत्यधिकः, अति प्लस आचार्य बराबर अत्याचारः। ठीक है ना? जैसे अत्याचार का तो आपने सुना होगा, इधर ही चलिए ना, अत्यंत, अंत यानी अंत कर देना, और अत्यंत यानी बहुत ज्यादा, अधिक, अधिक के अर्थ में प्रयोग हुआ अत्यंत, बहुत अधिक। अत्यंत बुखार है, बहुत अधिक बुखार है। अतिवाद है, जो बोला उसका उल्लंघन कर देना, अतिवाद है यानी जो बोला आपने उसका उल्लंघन कर दिया। यानी कक्षा में आपको कम बोलना होता है, लेकिन कक्षा में आप अधिक बोल रहे हैं तो बोलेंगे अतिवादः। जो आपका एक सीमा है, उस सीमा को लांघ जाना अर्थात अतिवादः। अपि, यह उपसर्ग बंद करने, ढकने एवं निकट आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे अपि प्लस धानम अर्थात अपिधानम, अपि प्लस हितम बराबर अपिहितम। अपिधानम यानी भी बंद कर देना, अपिहितम यानी ढका हुआ। ठीक है? चलिए ध्यान दे, अपि भी अर्थ में ना उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र अव्यय के रूप में होता है। जैसे त्वम अपि चलः, भाई अपि जो है वो एक उपसर्ग है ना, ये बंद करने और ढकने के अर्थ में प्रयोग होता है, तो भी अर्थ में भी प्रयोग होता है। जैसे त्वम अपि चलतः, त्वम यानी तुम, अपि यानी भी, चल यानी चलो, तुम भी चलो। रामेण सह लक्ष्मणः अपि वनम अगच्छत्, रामेण यानी राम के, सह यानी साथ, लक्ष्मणः यानी लक्ष्मण, अपि यानी भी, वनम यानी वन की ओर, अगच्छत् यानी जाता है। राम भी लक्ष्मण के साथ वन की ओर जाता है। तो अपि का प्रयोग भी अर्थ में भी होता है, अपि उपसर्ग का प्रयोग भी अर्थ में भी होता है तथा बंद करने, ढकने एवं निकट अर्थों में भी प्रयुक्त होता है। चले आगे। सुउपसर्ग, सु, इस उपसर्ग का प्रयोग अच्छा एवं सहज आदि अर्थों में होता है।
इस उपसर्ग का प्रयोग अच्छा एवं सहज आदि अर्थों में होता है। जैसे सु प्लस गमः अर्थात सुगमः, ठीक है ना। हमने बताया था दुर्गम में सुगमः है यानी अच्छा रास्ता या जिस पर सुगमता पूर्वक प्यार से चला जा सके वह सुगमः, अच्छी प्रकार से चलना। सु प्लस लेखः सुलेख, लेख यानी तो लिखना, सुलेखः यानी अच्छी प्रकार से लिखना, सहज तरीके से लिखना, तो सुलेखः। सु प्लस पुत्रः, सुपुत्रः यानी अच्छा पुत्र। सुबोधः अच्छी प्रकार से समझ में आ जाना। सुशीलः जो अच्छा शीलवान हो, सु प्लस शीलः बराबर सुशीलः। सु प्लस रेखा बराबर सुरेखा, सु प्लस रेखा बराबर सुरेखा। नेक्स्ट उत, यह उपसर्ग ऊंचे, ऊपर, श्रेष्ठ एवं अधिक आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। उत यह उपसर्ग ऊंचे, ऊपर, श्रेष्ठ और एवं अधिक आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे उत प्लस कर्षः उत्कर्षः, उत प्लस नीति उन्नति ही, उत प्लस लंघनम उल्लंघनम, उत प्लस आगमः बराबर उत्थानम। उत यह उपसर्ग ऊंचे, ऊपर, श्रेष्ठ एवं अधिक आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे उत्कर्षः उन्नति ही, उल्लंघनम उत्थानम। क्लियर हो गया। उत यह उपसर्ग ऊंचे, ऊपर, श्रेष्ठ एवं अधिक आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे उत्कर्षः उन्नति ही, उल्लंघनम तथा उत्थानम। नेक्स्ट अभी, इस उपसर्ग का प्रयोग सामने और तथा वैशिष्ट्यम आदि बताने के लिए किया जाता है। अभी इस उपसर्ग का प्रयोग सामने और तथा वैशिष्ट्यम आदि बताने के लिए किया जाता है। जैसे अभिमुखम, मुख के सामने, अभि प्लस मुखम बराबर अभिमुखम अर्थात मुख के सामने। अभि प्लस मान है अर्थात अभिमान है। अभि प्लस इष्टः बराबर अभिष्टः। अभि प्लस आगतः अर्थात अभ्यागतः। अभि प्लस मुखम बराबर अभिमुखम। अभि प्लस मान है बराबर अभिमान है। अभि प्लस इष्टः बराबर अभिष्टः। अभि प्लस आगतः बराबर अभ्यागतः। नेक्स्ट है प्रति। इस उपसर्ग का प्रयोग और एवं विपरीत आदि अर्थों में होता है। प्रति इस उपसर्ग का प्रयोग और एवं विपरीत आदि अर्थों में होता है। जैसे प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम, प्रत्येकम, ठीक है। एक एक बोलते ना प्रत्येकम, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी एक की और एक, एक की और। प्रतिकूलम, प्रति प्लस कूलः बराबर प्रतिकूलः। प्रतिरोधः बराबर प्रतिरोधः। प्रति प्लस कार्यः बराबर प्रतिकारः। प्रति प्लस दिननम अर्थात प्रतिदिनम। प्रति प्लस पक्षः बराबर प्रतिपक्षः। प्रति उपसर्ग का प्रयोग और एवं विपरीत आदि अर्थों में होता है। जैसे प्रति प्लस एकम बराबर प्रत्येकम। प्रति प्लस कूलः बराबर प्रतिकूलः। प्रति प्लस रोधः बराबर प्रतिरोधः। प्रति प्लस कारः बराबर प्रतिकारः। प्रति प्लस दिनम बराबर प्रतिदिनम। प्रति प्लस पक्षः बराबर प्रतिपक्षः। परि की बात करते हैं। यह उपसर्ग आसपास अथवा चारों ओर आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रति, परि यह उपसर्ग आसपास तथा चारों ओर आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे परि प्लस जन है, परिजन, आपके आसपास के जो लोग हैं ना परिजन ही कहलाते हैं। परिपूर्ण यानी जो पूरी तरह से परिपूर्ण हो गया है। परि का अर्थ हमने पढ़ा था परितः यानी चारों ओर, अर्थात जो पूर्ण रूप से क्या हो गया है, परिपूर्ण हो गया है। परितः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग था? द्वितीय विभक्ति का, याद रखिएगा। तो परि प्लस पूर्णः बराबर परिपूर्णः। परि प्लस वारः बराबर परिवारः। परि प्लस श्रमः बराबर परिश्रमः।
परि प्लस त्याग है बराबर परित्याग है, परि प्लस वाद है बराबर परिवाद है, परि प्लस जन है यानी परिजन है, परि प्लस पूर्ण है यानी परिपूर्ण, परिवार है यानी आपका परिवार, परिश्रम है यानी मतलब पूर्ण रूप से परिश्रम कर लेना, परित्याग है यानी पूरी तरह से चारों तरफ से परित्याग कर देना, परिवाद है यानी परिवाद, परि प्लस वाद है बराबर परिवाद है। नेक्स्ट उप, यह उपसर्ग समीप एवं गुण आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। यह उपसर्ग समीप एवं गुण आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। समीप यानी पास में, गुण यानी मुख्य रूप से, ठीक है। उप प्लस अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, ठीक है। जो एक तो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के बाद में उपाध्यक्ष होता है, ठीक है ना। अध्यक्ष तो मुख्य है और उसके बाद में जो स्थान है उपाध्यक्ष को उसे गुण बोलेंगे, यानी जो सेकंड होता है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी हम जिसको देते हैं वो अध्यक्ष है, सेकंड प्रायोरिटी हम जिसको देंगे वो कौन होगा, उपाध्यक्ष। तो जो गुण है सेकंड नंबर पे जो आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा वो मुख्य, जो सेकंड नंबर पे आएगा वो गुण। क्लियर हो गया। तो उप प्लस अध्यक्ष है बराबर उपाध्यक्ष है। उप प्लस गुरु, गुरु मुख्य है, गुरु के बाद में जिसका नंबर आता है वो उपगुरु है, जो बाद में नंबर आया वो गुण कहलाए, या जो गुरु के पास में है, मतलब जब बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे, प्रिंसिपल सर, उसके बाद में वाइस प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर मुख्य है, वाइस प्रिंसिपल सर गौण है, उनसे थोड़ा सा कम है लेकिन उनके पास के ही हैं, उनके पास का ही स्थान ग्रहण करेंगे लेकिन उनसे थोड़ा सा निम्न स्थान है उनका, है ना। प्रिंसिपल सर के बाद में आता है उप प्रिंसिपल सर। तो प्रिंसिपल जो है वो आपका कहलाएंगे मैन, और जो उप प्रिंसिपल है वो गौण कहलाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल के बिल्कुल पास में, प्रिंसिपल के बाद में जिनका नंबर आता है वो प्रिंसिपल ही होते हैं। तो जो बाद में आएगा वो गौण और जो मैन होगा वो मुख्य। उपकार है, उप प्लस वास है बराबर उपवास है, उप प्लस वनम बराबर उपवनम, उप प्लस द्रव है बराबर उपद्रव है, उप प्लस नगरम बराबर उपनगरम, और उप प्लस आयुक्त है बराबर उपायुक्त है। तो इस तरह से आज हमारे पूरे 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। एक बार शुरू से हम प्रथम से लेकर पूरे 22 उपसर्गों का सिर्फ जो मेन लाइन है आपकी वो, यानी उपसर्गों का अर्थ और उसके बाद में उदाहरण। इस उपसर्ग का प्रयोग सामान्यतः अधिक अर्थ में किया जाता है, जैसे प्राध्यापकः। इस उपसर्ग का प्रयोग प्रायः विपरीत अर्थ में किया जाता है, जैसे परा प्लस जयः बराबर पराजयः। अब यह उपसर्ग बुरे, अनुचित, हीन आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, यथा अप प्लस मानः बराबर अपमानः। सम, यह उपसर्ग अच्छे, सही, संयोग आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे सम प्लस गति ही बराबर संगति ही। अनु, इस उपसर्ग का प्रयोग पीछे, साथ आदि अर्थों में होता है, जैसे अनु प्लस वादः बराबर अनुवादः। अब इस उपसर्ग का प्रयोग बुरे, दूर, नीचे आदि अर्थों में किया जाता है, जैसे अव प्लस काशः बराबर अवकाशः। निस, यह उपसर्ग बिना, रहित, बाहर आदि अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे निस प्लस कामः बराबर निष्कामः। निर, इस उपसर्ग का प्रयोग भी बिना, रहित आदि अर्थों में ही होता है, जैसे निर प्लस बलः बराबर निर्बलः। दुस, यह उपसर्ग बुरे अथवा कठिन आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे दुस प्लस करः बराबर दुष्करः। दुर, यह उपसर्ग भी बुरे एवं कठिन आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे दुर प्लस बलः बराबर दुर्बलः। वी, यह उपसर्ग विशेषता एवं भिन्नता आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे वी प्लस पक्षः बराबर विपक्षः। आंग, यह उपसर्ग पर्यंत तक आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे आ प्लस मरण बराबर आमरणम। नी, इस उपसर्ग का प्रयोग नीचे, ऊपर, भीतर, निषेध आदि अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे नी प्लस कासः बराबर निकासः। अधि, इस उपसर्ग का प्रयोग श्रेष्ठ अथवा ऊपर आदि अर्थों में किया जाता है, जैसे अधि प्लस कारः बराबर अधिकारः। अति, यह उपसर्ग अपि एवं अधिक एवं उल्लंघन आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे अति प्लस अंतः बराबर अत्यंतः। अपि,
यह उपसर्ग बंद करने, ढकने एवं निकट आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे अपि प्लस धानम बराबर अपीधानम। अपि का प्रयोग भी अर्थ में भी होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। सु, इस उपसर्ग का प्रयोग अच्छा एवं सहज आदि अर्थों में होता है, जैसे सु प्लस गमः बराबर सुगमः। उत, यह उपसर्ग ऊपर, ऊंचे, श्रेष्ठ एवं अधिक आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे उत प्लस कर्षः बराबर उत्कर्षः। अभी, इस उपसर्ग का प्रयोग सामने और तथा वैशिष्ट्य आदि बताने में किया जाता है, जैसे अभि प्लस मुखम बराबर अभिमुखम। प्रति, इस उपसर्ग का प्रयोग और एवं विपरीत आदि अर्थों में होता है, जैसे प्रति प्लस एकम बराबर प्रत्येकम। परि, यह उपसर्ग आसपास अथवा चारों ओर आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे परि प्लस जनः बराबर परिजनः। उप, यह उपसर्ग समीप एवं गौण आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे उप प्लस अध्यक्ष है बराबर उपाध्यक्ष है। समझ में आया अच्छे से? चलो ठीक है, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, आगे का वर्णन अग्रिम कक्षा में। धन्यवाद।